हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी IQ जीके। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जो आपका 2030 का संपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है 2400 क्वेश्चन की, उसका सेट नंबर 5, यानी कि इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और जल्द ही मैं आपके ये सभी पार्ट को कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट हमने कवर किए हैं और आज मैं लेके आई हूँ पार्ट नंबर 5। और इन वीडियोस के माध्यम से आपका पूरा 2023 का जितना भी करंट अफेयर है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद एक्स्ट्रा फैक्ट हम इन वीडियोस में कवर कर रहे हैं। तो बिना देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत ये किस स्थान पर है? तो देखिए, अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये जारी हुई है, तो इसमें पूछा है भारत का स्थान। तो देखिए, भारत का स्थान ये रहा है 111। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में भारत का स्थान तो ये है 111। टोटल 125 देशों में ये सर्वे हुआ था और उसमें भारत का स्थान ये है 111। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और इसको जारी कौन करता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको जारी करता है आयरलैंड स्थित कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी स्थित वर्ल्ड हंगर हेल्प। देखिए, अगर कभी भी कोई भी रिपोर्ट इशू होती है तो उसमें आपको 3 चीज़ हमेशा याद रखनी है। पहली चीज़ कि भारत का स्थान क्या है, दूसरा कि उसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है, और तीसरी चीज़ कि उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को या इंडेक्स को जारी कौन करता है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो वैसे भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा 111वां स्थान आया है भारत का। और इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जैसे कि पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका, नेपाल, ये हमसे काफ़ी बेटर स्थिति में है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए मैं प्रश्न देती हूँ कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में टॉप पे ये कौन सी कंट्री है। तो ठीक है, आपको बताना है कि इसमें टॉप किसने किया। और टॉप का मतलब ये नहीं है कि सबसे बुरा परफॉर्मेंस किसका है, इसका मतलब ये है कि सबसे कम लेवल ऑफ हंगर, ठीक है, ये किस में है, मतलब सबसे अच्छी स्थिति में कौन सी कंट्रीज़ है, इनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ध्यान रखना, भारत का स्थान ये है 111। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका कि हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति ये कौन बने हैं। तो देखिए, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति की बात करें तो अभी हाल ही में ये बने हैं डैनियल नोबोवा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये है डैनियल नोबोवा जो बने हैं इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। इक्वाडोर की बात करें तो राजधानी है क्विटो और मुद्रा जो यहाँ पर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यानी कि बेसिकली डॉलर यहाँ पे करेंसी है और राजधानी है इसकी क्विटो। अगला प्रश्न है इंडियन बैंक को लेकर कि इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुने गए हैं शिव बजरंग। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं शिव बजरंग, जिन्हें चुना गया है अभी हाल ही में इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक। अब देखिए, इंडियन बैंक की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1907 में, मुख्यालय है इसका चेन्नई में, और अप्रैल 2020 में याद रखिएगा कि इलाहाबाद बैंक का विलय ये इंडियन बैंक में कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि ये किसे नियुक्त किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि ये नियुक्त किए गए हैं कौन, इनका नाम है अरिंदम बागची। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये है अरिंदम बागची और इन्हें ही अभी हाल ही में यूएन में भारत का जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए, अरिंदम बागची की बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ भारत का स्थायी प्रतिनिधि ये करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो स्थापना हुई थी 1945 में और एक ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और सदस्य राष्ट्रों की संख्या तो ये है 193। फिर है ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन ये कौन सा है। तो देखिए, ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन ये बना है मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का भोपाल है यहीं पर देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन ये घोषित हुआ है। ISO प्रमाण पत्र बेसिकली इसको मिला है। अब देखिए, भोपाल में स्थित महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र ये दिया गया है। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला ये देश का पहला महिला थाना बन गया है।
ISO की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्थापना हुई थी 1947 में, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है उड़ीसा को लेकर कि उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए उड़ीसा के नए राज्यपाल ये बने हैं रघुवर दास। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है रघुवर दास को उड़ीसा का नया राज्यपाल ये नियुक्त किया है। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये जगह लेंगे गणेशी लाल की। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री है नवीन कुमार, और राजधानी तो ये है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव ये किसने घोषित किया है। तो देखिए गंगा डॉल्फिन को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपना राज्य जलीय जीव ये घोषित किया गया है। तो देखिए योगी आदित्यनाथ ने इस चीज़ की घोषणा की है कि अभी गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव ये घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव ये घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो वर्ष 2009 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। गंगा डॉल्फिन नेशनल डॉल्फिन डे की बात करें तो हर साल ये हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है, तो जान लेते हैं यूपी के बारे में, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की जो राज्यपाल है इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। फिर आपका प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर ये कौन सा बनने जा रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर ये बनने जा रहा है अयोध्या, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये तो बनने जा रहा है यूपी का पहला। अगर हम बात करें पूरे देश का पहला यानी कि भारत का पहला सोलर सिटी तो ये बनने जा रहा है सांची। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला है सांची, लेकिन यूपी का पहला तो ये है आपका अयोध्या। अब देखिए अयोध्या को प्रदेश का पहला सौर शहर बनाने का जिम्मा ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपा गया है। यानी कि एनटीपीसी जो है वो अयोध्या में 40 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र ये लगाएगा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सांची को देश का पहला सौर शहर ये घोषित किया गया है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि मध्य प्रदेश का जो सांची है इसको देश का पहला, जबकि अयोध्या को उत्तर प्रदेश का पहला ये सोलर सिटी बनाने की घोषणा की गई है। फिर अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो देखिए अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए इसमें योजना का नाम आपको ध्यान रखना है। इस योजना का नाम है सुख आश्रय योजना। और इस योजना के माध्यम से जो अनाथ बच्चे हैं और अन्य वंचित जो भी वर्ग के बच्चे हैं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। बेसिकली उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको बेटर करना है। और इससे इन बच्चों को ना केवल आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी बल्कि वो खुद में जो है वो कॉन्फिडेंट रहेंगे और स्वावलंबी बनने के लिए वो प्रेरित होंगे और ज़रूर अपनी लाइफ में वो कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो योजना का नाम आपको ध्यान रखना है जो कि है सुख आश्रय योजना। शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है चर्चा में रहे समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध ये किससे है। तो इसका संबंध है बेसिकली तेलंगाना से, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को स्वीकृति दी है, जिसका नाम तेलंगाना राज्य में सम्मानित आदिवासी शख्सियत जिसका नाम है समक्का सरक्का के नाम पर रखा गया है। तेलंगाना की बात करें राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तो यह तमिल सौंदरराजन। अब देखिए स्थापना इसकी हुई थी 2014 में 2 जून को। तो ये इसकी जो फॉर्मेशन डे है राज्य की ये भी ध्यान रखना है। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये अनावरण किया गया है उन्नाव में, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न है भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन ये शुरू किया है। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अभी आपने देखा होगा इजराइल और हमास में संघर्ष चल रहा है। तो इसी दौरान भारत के जो भी नागरिक वापस आना चाहते हैं इजराइल से तो उनके लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। इजराइल की बात हुई है तो जान लेते हैं राजधानी जिसका नाम है यरूशलेम। प्रधानमंत्री है यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा है यहाँ पे इजरायली न्यू शेकल।
अगला प्रश्न है जेएनयू से लेकर कि जेएनयू के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला ये कौन है। तो देखिए पहली महिला जिन्हें जेएनयू के द्वारा एक जो है डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है वो है कौन, तंजानिया की राष्ट्रपति जिनका नाम है सामिया सुलू हसन। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे, यही है सामिया सुलू हसन जिन्हें अभी हाल ही में जेएनयू के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तंजानिया की बात करें तो देखिए पूर्वी अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है डोडमा और मुद्रा है यहाँ पर शिलिंग। और देखिए ये सम्मान से सम्मानित होने वाली ये पहली महिला भी बन गई हैं जो है तंजानिया की राष्ट्रपति, नाम है जिनका सामिया सुलू हसन। अगला प्रश्न है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो इसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड जिसको हम शॉर्ट में भेल कहते हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं ये बनी है बानी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। जया वर्मा सिन्हा आपको याद होगी, रेलवे बोर्ड की चेयरमैन ये बनी है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बानी वर्मा को कंपनी का निदेशक ये नियुक्त किया है और ये सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण की निर्माता कंपनी है। भेल की बात करें, मुख्यालय है नई दिल्ली में और स्थापना हुई थी 1964 में। फिर विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है। तो ये नामित हुए हैं नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रोवर है और पूरे विश्व भर में इन्होंने अपना नाम किया है। तो ध्यान रखना इनका नाम है नीरज चोपड़ा जिन्हें अभी हाल ही में एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। फिर हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध ये किससे है। तो देखिए अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है कुइपर, ये न्यूज़ में था और इसका संबंध है अमेजन से। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए अमेजन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिसे कंपनी ने प्रोजेक्ट कुइपर नाम दिया। सैटेलाइट ये कहाँ से लॉन्च होगी, तो ये लॉन्च होगी फ्लोरिडा जो कि अमेरिकन कोस्ट है और एटलस 5 रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली इसका जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है वो है तेज इंटरनेट पहुँच को बढ़ावा देने के लिए। फिर हमास ने इजराइल पर हमले को ये क्या नाम दिया है। तो देखिए हमास ने जो इजराइल पे हमला किया है उसका नाम है अल अक्सा फ्लड, ऑप्शन नंबर सी। और वहीं जो इजराइल ने हमास पर हमला किया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, ये भी ध्यान रखना। और ऑपरेशन अजय ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण ये किसने प्रारंभ किया है। तो देखिए महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की बात ये की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए महिलाओं के लिए अभी मध्य प्रदेश में बेसिकली 35% जो सरकारी नौकरियां उनकी रिजर्वेशन की बात की गई है सिर्फ वन विभाग को छोड़कर। अब देखिए मध्य प्रदेश पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला भी पहला राज्य था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल तो ये है मंगू भाई पटेल। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको बेसिकली इसमें ध्यान रखनी है। फिर किस भारतीय क्रिकेटर को जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो देखिए अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर ये चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इन्हें चुना गया अभी हाल ही में जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर। अब देखिए जियो मार्ट के साथ साथ इन्हें भी हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन कह रही हूँ, एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर, साथ ही में लेस का ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने बताया कि रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसी के साथ उन्होंने अपने फेस्टिव कैंपेन का नाम भी बदल कर रखा है जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है पेडिग्री को लेकर कि पेडिग्री इंडिया आपने देखा होगा, तो उसमें भारतीय ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं। तो पेडिग्री इंडिया में भारतीय ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं वरुण धवन, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ हुआ है। तो ये होने जा रहा है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। बेसिकली हो चुका है ये 11 से 13 अक्टूबर के बीच में ये हुआ था। ठीक है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ पर, दिल्ली में। विषय आपको ध्यान रखना है जो कि है प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम,
परिक्षेपीय और चुनौतियाँ। ब्रिक्स की बात करें तो देखिए अभी हाल ही में इसमें 6 नए मेंबर भी जुड़े थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये समूह है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का। सबसे लास्ट में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा था और अभी हाल ही में 6 नए देश को जोड़ने की बात की गई है। 2024 में ये इसके मेंबर बन जाएंगे और इनके नाम हैं, आप इनको याद कर सकते हैं ट्रिक से, AEICU। ए से आपका अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इथोपिया और UAE। ठीक है, और स्थापना इसकी हुई थी 2006 में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है फोर्ब्स की सूची को लेकर। तो देखिए फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम ये कौन सा है? तो देखिए एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम की बात की है, यानी कि इंडियन PSU की, तो ये इंक्लूड हुआ है NTPC, ऑप्शन नंबर डी। देखिए NTPC जो है वो लिमिटेड जो NTPC लिमिटेड है वो हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम बन गया है। NTPC की बात करें, स्थापना हुई थी 1975 में, मुख्यालय है जिसका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है विश्व मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कि ये कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं 10 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। अब इसमें विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार ये मनाया गया था 10 अक्टूबर 1992 को, किसके द्वारा? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की स्थापना ये की गई थी 1948 में। अगला प्रश्न है इसरो को लेकर कि हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस जो पोर्ट है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इसरो का अभी दूसरा जो स्पेस पोर्ट है इसकी स्थापना की बात हो रही है, कहाँ पर? तो ये है तमिलनाडु पर, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। और तमिलनाडु में भी कहाँ पर? ये है थूथुकुडी जगह, जहाँ पर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट। अब इसरो की बात आई है तो जान लेते हैं इसरो के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय इसका बेंगलोर में है और अध्यक्ष है इसके S सोमनाथ। ठीक है, और देखिए इसरो अभी न्यूज़ में काफ़ी था क्योंकि अभी इसने चंद्रयान की लॉन्चिंग की थी, इसके बाद इन्होंने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है सक्सेसफुली, और इसके बाद गगनयान का भी टेस्टिंग हुई थी सक्सेसफुली। तो ये सभी मिशन जो है 2023 में देखने के लिए मिले, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसरो काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके जो चेयरमैन है S सोमनाथ, इन्होंने अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी को भी रिलीज़ किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी लिख के बताएंगी। अगला प्रश्न है हाल ही में रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो देखिए इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए रेल लिंक पद्मा ब्रिज बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दक्षिण पश्चिमी जिले जेसोर से जोड़ेगा। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति है यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन, प्रधानमंत्री की बात करें तो ये है शेख हसीना। फिर जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुई हैं अभी हाल ही में डॉक्टर जोयता गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी। फिर किस संगठन के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया था? तो देखिए अभी हाल ही में जो है आपने देखा होगा हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो बेसिकली हमास के हमले के बाद ही इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया। फिर हाल ही में किस राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन ये कर दिया गया है? तो ये किया गया है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में बेसिकली 3 रेलवे स्टेशनों के नाम चेंज हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में तीनों रेलवे स्टेशन आते हैं। नया नाम है इनका बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, एक है माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु, और तीसरा है शनिदेव धाम विश्वनाथगंज। ये स्टेशन का नाम होने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल तो ये आनंदीबेन पटेल। इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो डॉल्फिन है उसको भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपना राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। यहाँ से 2 नाम भी आपको ध्यान रखना है, सुचिता करपलानी और इसके बाद है नाम एक सरोजनी नायडू का। तो
तो ये जो सरोजनी नायडू हैं ये उत्तर प्रदेश की और साथ ही में पूरे भारत की पहली गवर्नर बनी थी। सुचेता कृपलानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत की पहली सीएम यानी कि मुख्यमंत्री तो ये थी सुचेता कृपलानी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। फिर किस राज्य या फिर यूटी के कलारी को जीआई टैग ये प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली पनीर से बना हुआ ये एक व्यंजन होता है और उधमपुर ज़िले में ये बहुत फेमस है। फिर किस राज्य का जो तट मंदिर है उसमें भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल ये बन गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है किस राज्य का तट की बात हुई है, तो ये हुई तमिलनाडु की, और तमिलनाडु का तट मंदिर है जिसे भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना दिया गया है। अब देखिए तमिलनाडु को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मम्मलपुरम में तट मंदिर भारत का पहला जो हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, और ये जो है अभी हाल ही में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ये तट मंदिर स्थित है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम के स्टैलिन और राज्यपाल तो ये हैं आर एन रवि। अब देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात हुई है तो माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि 2 नए जो है विश्व धरोहर स्थल को शामिल किया गया था भारत की लिस्ट में। तो इनमें से दोनों नाम क्या थे? एक था आपका शांति निकेतन और दूसरा था आपका होयसल के मंदिर। और इसी के साथ भारत में टोटल 42 हो चुकी हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट्स। अगला प्रश्न है आपका, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी 2 पीडीएफ है। एक है आपकी पॉलिटी की जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के सभी फॉर्मेट के लिए, और दूसरी आपकी ये करंट अफेयर जिसमें हमने पूरा यहाँ पे अपडेट कर दिया है अक्टूबर तक के लिए। ठीक है, यानी कि पिछले 10 महीने का पूरा करंट अफेयर का कंपाइलेशन आपके लिए हम लेके आए हैं, जिसमें पूरा अभी तक का सारा करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस ये इस बुक में होगा, यानी कि इस ई बुक में होगा। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ईजिली इसका अवेलेबल हो जाएगा, या डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि जो 19वें एशियन गेम हुए थे उसमें पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल ये किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, 19वें एशियन गेम में भारत के लिए जो 100वां मेडल है ये किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है बेसिकली महिला की कबड्डी टीम ने। ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ये गेम्स अभी ओवर हो चुके हैं लेकिन इस बार भारत का परफॉर्मेंस ये बहुत अच्छा था, टोटल 107 मेडल्स को जीता है, इसलिए इसका हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर T20 इंटरनेशनल में किस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है 19वें एशियंस गेम में? तो ये भी अगेन जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन ये हुआ है केरला में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कांग्रेस का उद्देश्य है भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में एक वैज्ञानिक चर्चा तैयार करना, और इसका आयोजन ये राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के द्वारा किया जाता है। केरल की बात कर लेते हैं। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल तो ये आरिफ मोहम्मद खान। फिर नई दिल्ली में आयोजित 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता ये किसने की है? तो देखिए 52वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता ये अभी हाल ही में की है निर्मला सीतारमन जी ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल। यहाँ से आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि निर्मला सीतारमन जी ने अभी हाल ही में जो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है, वहाँ पर भी एक जीएसटी काउंसिल का उद्घाटन किया है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है? अभी देखिए बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो रिलीज़ किया है, और इसके बाद पूरे देश भर में इसके बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई है। अब बिहार के बाद जो मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? राजस्थान के, उन्होंने भी अनाउंसमेंट की है कि वो भी जातीय आधारित जनगणना जो है अपने राज्य में कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए बिहार के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम है अशोक गहलोत, उन्होंने जनगणना कराने की घोषणा की है जातीय, और इसमें बेसिकली सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के संबंध में जानकारी और डेटा एकत्र किया जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल तो इनका नाम है कलराज मिश्र। अगला आपका प्रश्न आएगा कि जो एशियंस गेम हुए हैं उसमें कौन सा देश टॉप पर है? तो ये है आपका चाइना।
ये भी आप ध्यान रखेंगे। और भारत 107 मेडल के साथ चौथे स्थान पर ये है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपको याद रखना है। फिर हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? तो इसका नाम है हेल्थ वे। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जिसका नाम हेल्थ वे है, इसका उद्घाटन ये हैदराबाद में किया गया। और 23 किलोमीटर लंबा ये साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में आउटर रिंग रोड पर स्थित है और जो मुख्य कैरेज वे और सर्विस सड़क के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध ये किससे है? तो उद्भव का संबंध है बेसिकली भारतीय सेना से। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है। बेसिकली इसका पर्पज़ है प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना के द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों के से प्राप्त राज्य कला और रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए शुरू की गई एक पहल है। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ तो ये मिला है क्लाउडिया गोल्डन को। ऑप्शन नंबर ए। और ये देखिए, जो ये गोल्डन है, ये पुरस्कार जीतने वाली केवल तीसरी महिला है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। फिर आपका प्रश्न है, तमिलनाडु और किस देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत की जाएगी? तो ये होगी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। अब देखिए, भारत में तमिलनाडु के नागापट्टिनम से श्रीलंका के जाफना में एक नौका सेवा शुरू करेंगे। श्रीलंका की बात करें, मुद्रा है श्रीलंकी रुपया। राष्ट्रपति है रणल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री तो यह दिनेश गुणवर्धने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किशोर सम्मान को लेकर कि 2022-23 में ये किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर धर्मेंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, परमाणु मिसाइल ब्यूवेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण किया गया है रशिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। फिर है मियारू-1 रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है स्पेन ने। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, स्पेनिश कंपनी है जिसका नाम है PLD स्पेस ने अभी हाल ही में पहले निजी यूरोपीय रियूजेबल रॉकेट म्यूरा-1 लॉन्च किया है। स्पेन की बात करें, राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति है पेड्रो सांचेज। फिर है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है अभी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगर हम बात करें मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की, तो अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड के टिहरी में हुई है। और क्षेत्रीय मुख्यालय की बात करें मध्य क्षेत्रीय परिषद का, तो यह है प्रयागराज इलाहाबाद में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचिमन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ राजस्थान में अब कुल 53 जिले हैं जो हैं वो हो जाएंगे। फिर किस राज्य के याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को GI टैग ये प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल तो ये केवल है त्रिविक्रम पांडेक। अगला प्रश्न है मालदीव को लेकर कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नाम है इनका मोहम्मद मियज्जू। ऑप्शन नंबर बी। फिर हाल ही में दूरसंचार कंपनी नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, हाल ही में नोकिया ने भारत में पहली जो 6G लैब है उसका उद्घाटन जो है वो बेसिकली बेंगलुरु में किया है। उद्घाटन किया हमारे दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा। नोकिया की स्थापना हुई थी 1865 में और मुख्यालय इसका फिनलैंड में है। हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड जिसका नाम है मुक्ति का संबंध ये किससे है? तो इसका संबंध है बेसिकली बिहार से। ऑप्शन नंबर सी। फिर एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अभी हाल ही में चुना गया है भारत को। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में भारत को तीसरी बार ये चुना गया है। इससे पहले 18 से 21, फिर 21 से 23 के लिए इसे वापस से चुना गया है। स्थापना हुई थी 1977 में। फिर प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल जो डाक दिवस है ये हम मनाते हैं कभी? तो इसको हम मनाते हैं बेसिकली 9 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। बेसिकली कोई भी डे अगर आपको आता है तो उसका थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर।
अगला प्रश्न है वायुसेना को लेकर कि हम कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स की बात करें, स्थापना हुई थी 1932 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वर्तमान में जो वायुसेना के प्रमुख हैं इनका नाम है विवेक राम चौधरी। और थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो बालिका दिवस मनाते हैं 11 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 19 दिसंबर 2011 को जो UN की महासभा है उसने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया था, और यह दिन लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। विषय की बात करें तो यह है लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA का अध्यक्ष ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त हुआ है अभी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। देखिए श्रीलंका को अगले 2 वर्षों के लिए IORA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उपाध्यक्ष के रूप में चुना है भारत को। स्थापना हुई थी इसकी 1997 में, सचिवालय है इसका मॉरिशस में, और सदस्य देश की बात करें तो ये है 23, और 2023 में सम्मेलन ये हुआ था कोलंबो में, और इस बार की थीम है इसकी क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना। फिर वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है पाकिस्तान ने, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि देखिए ऐसे ही क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि हमेशा ये चेंज होते रहते हैं, बट उस टाइम पे ये रिलेवेंट लगा क्योंकि बनाया था तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। इसको स्किप भी आप कर सकते हैं। फिर है 19वें एशियन खेलों के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक का नाम क्या था, तो समापन के दौरान जो है ध्वजवाहक इनका नाम है PR श्रीजेश, ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन है, तो ये है भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर। और अगला जो एशियन गेम का संस्करण है वो जापान में होने वाला है, कब, 2026 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है हाल ही में किस देश ने अपना 53वां आज़ादी का जश्न मनाया है, तो ये अभी हाल ही में बनाया है किसने, फिजी ने, ऑप्शन नंबर ए। फिजी की बात करें राजधानी है सुवा, प्रधानमंत्री है सितिवनी राबुका, मुद्रा है यहाँ की फिजी डॉलर। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड ये किसने बनाया है, तो ये अभी हाल ही में बनाया है रोहित शर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये उसी टाइम के लिए रिलेवेंट होते हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को याद करना चाहते हैं तो एक बार एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को आप अपडेट कर लेना। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को GI टैग मिला है, तो ये मिला है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका 32वां सरस्वती सम्मान है 2022 का, ये इससे कौन सम्मानित हुए हैं, तो इनका नाम है शिव शंकरी, जो कि सम्मानित हुई है सरस्वती सम्मान 2022 से। इनके पुस्तक का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका नाम है सूर्यवंशम, ठीक है, और इसी के लिए इन्हें मिला है सरस्वती पुरस्कार। इस पुरस्कार की बात करें शुरुआत हुई थी 1991 में, किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और सबसे पहले जीता था हरिवंश राय बच्चन ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत जो समलैंगिक विवाह है उसको कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है, यानी कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगलाइज करने से मना कर दिया, किस एक्ट के तहत, तो यह है स्पेशल मैरिज एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। फिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना की जाएगी, तो स्थापना होगी गौतम बुद्ध जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में, ऑप्शन नंबर बी। फिर त्रिपुरा के नए राज्यपाल ये कौन नियुक्त हुए हैं, तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल तो ये नियुक्त हुए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ऑप्शन नंबर ए। त्रिपुरा की बात अगर हम करें तो मुख्यमंत्री है मानिक शाह, राजधानी है अगरतला। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती, तो देखिए संविधान का अनुच्छेद है 155, इसी के अनुसार भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ये कर सकते हैं। फिर है भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का नाम, ये क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया है नमो भारत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है। देखिए मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। हमास ने जो हमला किया उसका नाम है अलक्सा फ्लड, लेकिन इजराइल ने जो हमला किया हमास पर इसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, तो ऑप्शन नंबर ए। इजराइल की बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई है जिसकी राजधानी यरूशलेम है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये है बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा है यहाँ की इजरायली न्यू शेकल।
अगला प्रश्न है वैश्विक पेंशन सूचकांक को लेकर कि इसमें कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है। तो इसमें जो टॉप पर कंट्री है नाम है इसका नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। और भारत का स्थान तो ये है 45वां। और इसको इशू कौन करता है, तो इसको इशू करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे चुना गया है। तो ये चुने गए हैं माइकल डगलस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लोकप्रिय हॉलीवुड अभिनेता है माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है आपका ICC ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है मेल में। तो ये है शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर बी। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय है दुबई में, अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में हुआ है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर ये कौन सा बनेगा। तो ये बनेगा राजस्थान का उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर, जिसे झीलों के शहर के नाम से हम जानते हैं राजस्थान का, इसे भारत का पहला वेटलैंड शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर किस राज्य के मरचा धान को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए मरचा धान ये है बेसिकली बिहार के और इन्हें दिया गया है अभी हाल ही में GI टैग, ऑप्शन नंबर बी। फिर जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिनेमा दिवस ये हम कब मनाते हैं। तो ये हम मनाते हैं 13 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हर साल 13 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सिनेमा दिवस और पहली बार ये जो है दिवस 2022 में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया गया था। फिर आपका प्रश्न है कि भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में बनाई जाएगी। तो ये बनाई जाएगी USA में, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ स्थापित होगी। तो अमेरिका राजधानी वॉशिंगटन के मैरीलैंड उपनगर में इसकी स्थापना की जाएगी और नाम इसको दिया जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। फिर विदेश मंत्री जिनका नाम है S जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये अभी अनावरण किया गया है वियतनाम में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए S जयशंकर ये हमारे देश के हैं विदेश मंत्री और इन्होंने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। वियतनाम की बात करें तो दक्षिण एशियन कंट्री है, राजधानी है हनोई और मुद्रा है यहाँ की डोंग। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड को लेकर कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। तो इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन नंबर सी। और ये किसका स्थान लेंगे। तो ये स्थान लेंगे क्रिप्स हिप्किंस का, जो कि अभी वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। न्यूजीलैंड की बात करें राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है यहाँ की डॉलर। फिर किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 ये लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है असम ने, ऑप्शन नंबर बी। असम की बात करें राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल तो यह है गुलाब चंद कटारिया। फिर किस देश की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये की है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया है मनसुख मंडाविया ने, ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन है, ये हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। नागालैंड की बात करें राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो और राज्यपाल तो यह है ला गणेशन। फिर किस राज्य के काजू के लिए GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया है गोवा में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अपनी लंबी और पोषित विरासत के लिए जाने जाने वाले गोवा के काजू को GI टैग से सम्मानित किया गया है। फिर लॉरियस के राजदूत के रूप में किसे चुना गया है। तो ये सम्मानित हुए हैं नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए विश्व एथलेटिक निकाय के द्वारा भारत की नीरज चोपड़ा को 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और अभी हाल ही में लॉरियस ब्रांड का एम्बेसडर ने बनाया गया है। वरिष्ठ पत्रकार का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। तो इनका नाम था सच्चिदानंद मूर्ति, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि कौन थे, ये एक वरिष्ठ पत्रकार थे। नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया। तो ये किया है तमिलनाडु ने, ऑप्शन नंबर ए। इसका मुख्य उद्देश्य है लुप्त प्राय नीलगिरी तहर की प्रजाति की आबादी, वितरण और पारिस्थितिकी लोगों के लिए बेहतर समझ विकसित करना। तमिलनाडु की बात करें राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, राज्यपाल तो यह है RN रवि।
फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शामिल करने की बात की है? तो ये की है सभी को, यानी कि स्क्वैश को, बेसबॉल को, क्रिकेट को, लैक्रोस को, इन सभी को शामिल किया जाएगा 2028 के ओलंपिक्स गेम्स में। यहाँ पे सब नाम लिखे हैं, बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल है, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस, इन सभी को शामिल किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, स्थापना हुई थी 1894 में, मुख्यालय है लॉसेन में और अध्यक्ष थॉमस बाग। फिर 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये है सरदार उधम, जिसने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड को जीता है। विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं रौनक साधवानी, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हाल ही में किस राज्य में बतुकम्पा फेस्टिवल मनाया गया है? तो ये मनाया गया है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बतुकम्पा पर्व ये बेसिकली महिलाओं के द्वारा मनाते हैं। बतुकम्पा फूलों का त्यौहार है, मनाते हैं इसको तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तो ये तमिलिसाई सौंदरराजन। फिर लोकसभा स्पीकर जिनका नाम है ओम बिड़ला किस देश की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपेंगे? तो ये सौंपेंगे ब्राज़ील को, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगले साल का जो G20 आप कहें G21 समिट, ये होगा ब्राज़ील में। तो जितने भी इससे एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं वो सब भी कहाँ होंगे? वो भी होंगे ब्राज़ील में। फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुई है वहीदा रहमान, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति ने 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये चुने गए हैं अल्लू अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी। वही बात की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की, तो ये चुनी गई है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। अगला प्रश्न है, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 के लिए जूही का अनावरण ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया है झारखंड ने, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड की बात करें, राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल है CP राधाकृष्णन और शुभंकर का नाम आपको ध्यान रखना है जो कि है जूही। अगला प्रश्न है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में? तो ये है आलिया भट्ट फ्रॉम गंगूबाई मूवी एंड ये है कृति शेनन, इन्हें मिला है मिमी मूवी के लिए, ऑप्शन नंबर डी। भारत और ब्रिटेन के बीच में 2+2 वार्ता का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो ये भी हाल ही में किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। और 2+2 डायलॉग क्या है? तो देखिए बेसिकली जो भी रणनीतिक साझेदारी है इन सभी मामलों पर बात होती है, चर्चा होती है, तो इसी के लिए हम करते हैं 2+2 वार्तालाप। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है बर्ड फ्लू से, ऑप्शन नंबर ए। देखिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत को बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित किया है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की बात की स्थापना हुई थी 1934 में और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम हर साल मनाते हैं 17 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी। थीम आपको ध्यान रखनी है डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल, यानी कि दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना, यही बेसिकली इस डे का उद्देश्य होता है। थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। फिर हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू मनाते हैं? तो ये मनाते हैं असम में, ऑप्शन नंबर बी। बिहू जो है भारतीय राज्य असम में 3 महत्वपूर्ण असमिया त्यौहार का समूह है, जिसमें आपका आएगा रोंगाली, बोहाग बिहू, फिर है कोंगाली, काटी बिहू और एक है आपका भोगाली या माघ बिहू। ठीक है, मनाते हैं असम में, तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल है गुलाबचंद कटारिया। फिर है भारत ने स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण ये किस स्थान पर आयोजित किया है? तो देखिए स्टेम शिखर सम्मेलन जो है 2023 का, ये अभी हाल ही में जो रखा गया है वो हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। स्टेम की अगर हम बात करें तो आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो कि है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। फिर हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जय गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है झारखंड सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के 141वें सत्र का आयोजन ये अक्टूबर 2023 में किस शहर में किया गया है? तो ये हुआ है बेसिकली मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए आईओसी की मीटिंग अक्टूबर 2023 में मुंबई में आयोजित किया गया और आईओसी की बात करें, अध्यक्ष थॉमस बाक, मुख्यालय है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड और स्थापना हुई थी 1894 में। अब देखिए मैंने डिस्कस किया आपके साथ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो 2400 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 5। अब देखिए अभी तक आप इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, इनको रिवाइज़ कीजिए, नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही में जो पीडीएफ मैं आपको बता चुकी हूँ वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं और हमें जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब टेस्ट का मैं प्रश्न पूछती हूँ आपसे जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे। पहला आपके लिए प्रश्न है कि जो भेल है यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके निदेशक ये कौन बनी है? और दूसरा हमास ने इसराइल पर हमले का नाम क्या रखा है? दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।